जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में आपसे हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लास 10 केमिस्ट्री। और आज बड़ा अहम टॉपिक, और ऐसा टॉपिक जो बच्चे सर से गुजार देते हैं, बात को समझते नहीं है। दैट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। मतलब लॉ तो समझ में आता है कि कानून को कहते हैं, लेकिन ये मास एक्शन क्या है। तो स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि लॉ का तो पता है, मास एक्शन का क्या मतलब होता है। मास एक्शन यानी कि कुछ वजन जो है वो एक्शन में आएगा। कुछ वजन है जो क्या करेगा, एक्शन में आएगा, यानी कि अपना रोल प्ले करेगा, यानी कि वो एक्टिव होगा। चलें मैं डेफिनेशन बताता हूं आपको। चले मैं आपको ये भी पहले बता देता हूं कि इसको रिप्रेजेंट किया था गुलबर्ग नामी साइंटिस्ट, जी गुलबर्ग और वेग। तो ये वेग नामी 1869 ये लॉ प्रेजेंट अप किया गया था, पेपर लिखा गया था। तो क्या है लॉ ऑफ मास एक्शन? ये बेसिकली आप कह लेंगे, लेट्स से दैट कि आपने मंगवाए नान और आपने मंगवाए कबाब। अब आपके पास टेबल है, उस पर पड़े हुए 10 नान और 10 कबाब। अब आपको लगी है भूख, तो लिहाजा भूख लगी है, तो अब सामने पड़े हैं नान कबाब, अब बर्दाश्त तो नहीं होगा, तो लिहाजा आप खाएंगे नान और आप खाएंगे कबाब। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आप सारे नान नहीं खाएंगे, आप सारे कबाब नहीं खाएंगे। आप अपनी भूख को मिटाने के लिए जितने नान खा सकते हैं उतने खाएंगे, और जितने कबाब खा सकते हैं उतने खाएंगे। अब सामने पड़े थे 10 नान, सामने पड़े थे 10 कबाब, लेकिन खाने वाला मादा सारा नहीं था। लिहाजा फॉलो करें मेरी बात को, अगर ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो याद रखिएगा एक्टिव मास ही आपस में रिएक्ट करता है। यानी जितने नान आपने खाए, जितने कबाब आपने खाए, वो ही एक्टिव मास कहलाएगा। जो कि आपके पेट में गया उसका बनेगा गुलेदा, चाइम कहते हैं बायोलॉजिकली, और वो चाइम डाइजेस्ट होगा, उसी का होगा रिएक्शन। तो लिहाजा समझ लें कि जब भी कोई ए या कोई बी आपस में रिएक्शन करते हैं तो फिर ए का एक्टिव मास और बी का एक्टिव मास आपस में रिएक्शन करते हैं और फिर बना देते हैं सी और डी। अब ये तो डिपेंड करता है कंडीशन पर कि इधर दोबारा सी और डी आपस में रिएक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। कानून फिर वही नाफिज हो जाएगा कि सारा का सारा सी और सारा का सारा डी आपस में रिएक्शन नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ एक्टिव मास ही रिएक्शन करेगा। तो इसलिए सी और डी भी रिएक्ट करेंगे और दोबारा बना देंगे ए और बी। तो इस तरीके से चलेगा ये स्टोरी, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ मास एक्शन। अच्छा चलें पढ़ते हैं क्या होता है ये। द रेट एट विच द सब्सटेंस रिएक्ट्स। अब इसको आप सब्सटेंस कह लो और इसको भी आप सब्सटेंस कह लो। तो इन दोनों का आपस में रिएक्शन करने का एक रेट है, स्लो रेट भी हो सकता है, फास्ट रेट भी हो सकता है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास। और यही बात की जा रही है, क्या ए और बी ने जब भी आपस में रिएक्शन करना है या इसका कोई रेट होगा रिएक्शन का, तो किस पे डिपेंड कर रहा होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है ये निशान, अगर आपको याद हो, दिस कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपॉन द एक्टिव मास। और फिर द रेट ऑफ रिएक्शन भी लिया जा सकता है। अब ए और बी फिर सी और डी भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का भी एक रेट लिया जा सकता है। एक सब्सटेंस का रेट है और एक पूरे के पूरे रिएक्शन का रेट है। तो फिर हम बोलेंगे द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट, तो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेंगे एक्टिव मास के, जबकि रेट एट विच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, once again डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the products of active masses of the reacting substances। अब प्रोडक्ट लेना होगा, यानी कि ए का और बी का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, और सी का और डी का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा, तो फिर आपको पूरे रिएक्शन का रेट पता लगेगा। अब प्रोडक्ट लेना, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे प्रोडक्ट का मीनिंग जो होगा दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाई। चलें अब हम बना सकते हैं इक्वेशंस, और हम इक्वेशंस को ट्राई करते हैं सॉर्ट आउट करने की, और कोशिश करते हैं कि इसको, अगर पेपर में सवाल हर साल आता है, डेफिनेशन तो हर साल आती है,
और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको ये आ सकता है, तो फिर एक्सप्रेशन के साथ उसको ड्राइव करना होता है, यानी इसकी इक्वेशंस बनानी होती हैं, तो वो बनाने की कोशिश करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इक्वेशन की तरफ जाने से पहले क्या सिखाया मैंने कि एक है रेट ऑफ सब्सटेंस और एक है रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट जो है सब्सटेंस का किस पे डिपेंड करेगा? एक्टिव मास पे। और जो रेट है पूरे रिएक्शन का, तो ए और बी सब्सटेंस हैं, सी और डी सब्सटेंस हैं, तो सब्सटेंस का रेट तो करेगा कि ए कितना एक्टिव है, और पूरे रिएक्शन का जो रेट है वो डिपेंड करेगा कि सब्सटेंस का प्रोडक्ट क्या है। आई गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो यहां पे स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और बताता हूं, ये जो अब हमने एक्टिव मास लेना है ना, मतलब जो सब्सटेंस ए है इसने बी के साथ सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करना है, तो जो सब्सटेंस है और फिर सब्सटेंस के अंदर से एक एक्टिव मास निकलेगा, यानी कि लेट्स से दैट मेरे पास यहाँ पर 10 कबाब्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो इसमें से मैंने 3 खाए, तो ये सारा एक सब्सटेंस कह लें आप, लेट्स से दैट, और उसमें से एक्टिव मास क्या निकला? 3 कबाब। तो सोचने वाली बात ये है कि फिर इन 3 कबाब को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। इन इक्वेशन में आपको बताता हूं, लेकिन एक बात मैं शेयर करूंगा, इनको शो कैसे किया जाए। तो इनको शो करने का तरीका है, आप ए को ब्रैकेट में ले लें, तो दिस इज ब्रैकेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, क्योंकि अब आपको फिजिकली प्रेजेंट भी तो करना है ना आपने इस बात को। दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन, और इस कंसंट्रेशन का यूनिट होगा मोल पर डीएम क्यूब, यानी इसको आप यूं भी लिख सकते हैं मोल पर डीएम क्यूब। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक्टिव मास को, यानी ये इक्वेशन है, दैट्स गुड। लेकिन जब आपने एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करना है तो ब्रैकेट लगा देनी है अराउंड दी ए, और ब्रैकेट का मतलब होगा कि आप उसकी अब कंसंट्रेशन ले रहे हैं, आपको इसकी वैल्यू बताना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली जब आप वैल्यू बताएंगे तो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, तो छोटे पार्टिकल्स के लिए मोल इज द काइंड ऑफ अ क्वांटिटी। मोल एक क्वांटिटी है, मतलब तादाद है। मोल आपको पता है कि एक मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, यह पहले भी मैं आपको सिखा चुका हूं 9th क्लास में, तो ये आपको सबको पता होना चाहिए। तो लिहाजा क्या सीखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन में एक्टिव मास का कॉन्सेप्ट है, और एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ब्रैकेट्स का सहारा लेते हैं। तो अब हम थोड़े से कैपेबल हो गए हैं इक्वेशन बनाने के लिए, तो इक्वेशन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब देखो, मैं कंसीडर करता हूं एक एग्जांपल, लेट्स से दैट हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो मैं आपको बार बार भी शो भी कर रहा था कि ए ने बी के साथ रिएक्शन किया और क्या बना दिया उसने, यानी कि जो एक खास वैल्यू फॉरवर्ड जाएगी, ऐसे ही है ना? क्या जाएगी? खास वैल्यू, ऐसे ही है ना? सारा का सारा तो फॉरवर्ड नहीं जाएगा, खास वैल्यू फॉरवर्ड जाएगी, और क्या बना देगी? जरूरी नहीं सी और डी बनाए, खाली सी भी बना सकती है, टाइप ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। सी प्लस डी प्लस ई भी बना सकती है, लेकिन अभी एग्जांपल समझानी है ना आपको, तो सी प्लस डी समझ लें। तो फिर जब सी और डी आपस में एक्टिव मैसेज उनके जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? एक खास ही वैल्यू बनाएंगे ना रिवर्स जाकर, ये कहलाता है कांस्टेंट। के इज अ, यानी कि ए और बी में से एक खास वैल्यू आगे जाएगी, मतलब एक अ काइंड ऑफ अ वैल्यू जो चेंज नहीं हो सकती। आप कह लें कि लेट्स से दैट कि आप 10 कबाब ले रहे हैं, तो 10 कबाब में से 4 ही हमेशा एक्टिव होंगे, हम ये सपोज कर लेते हैं, रिएक्शन के लिए सपोज करना पड़ेगा। हमेशा जब ए बी से रिएक्शन करेगा तो लेट्स से दैट के 10 पार्टिकल्स में से 4 पार्टिकल्स ही हमेशा बी के साथ रिएक्ट करेंगे। हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग होती है, हर रिएक्शन के लिए के की वैल्यू अलग ही होगी, क्योंकि सारे रिएक्शन एक जैसे थोड़ी होते हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया। तो यहां से हम इसको ले सकते हैं। अब अगली बात मैं क्या करूंगा आपसे कि अब आपने लेनी है इनकी कंसंट्रेशन, तो ऐसा करें, टेक कंसंट्रेशन, है ना, टेक
कंसंट्रेशन, तो आप क्या करेंगे, ए को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, बी को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे, सी को भी ब्रैकेट में लिख लेंगे एंड डी को भी लिख लेंगे। और कौन से ब्रैकेट लिए हैं, इनके कोई ब्रैकेट्स के भी नाम होते हैं, जरा कमेंट करें इस वाले ब्रैकेट को क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है। ये वाले ब्रैकेट नहीं लगाने हैं आपने, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट लगाने, गोल गोल ब्रैकेट नहीं लगाने, डब्बे टाइप ब्रैकेट लगाने हैं। अमूमन बच्चे ये भी गलती करते हैं, ब्रैकेट ही लगाने लगा देते हैं, तो ये लगाने, ठीक है। तो अब करना क्या है, कंसंट्रेशन ले ली, तो मोलर कंसंट्रेशन ले ली, और इसका यूनिट क्या होगा, इनका मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा, मोल पर डीएम क्यूब, मोल डीएम क्यूब नहीं होगा। पर का मतलब क्या है, नीचे आना है ना, मोल पर डीएम क्यूब है ना, इसको जब ऊपर जाओगे क्या हो जाएगा, 3 नेगेटिव हो जाएगा। तो अब क्या लिखोगे, अब ये लिखोगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये पढ़ा ना लॉ डेफिनेशन में। फॉरवर्ड के लिए किसके लिए होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। और इस तरह से आप अब क्या करोगे, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करोगे, इक्वालिटी को लगाओगे तो के लगाओगे ना, तो लिहाजा ये सीन हो जाएगा। हाँ, ये समझ में आई सबको। तो लिहाजा इसके बाद हम करते हैं सिमिलरली, अब रेट ऑफ क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, रिएक्शन तो लिखा ही नहीं यहाँ पे, बताया नहीं आपने यार। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सी विद द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करते हैं, के लगाएंगे। अच्छा, के कौन सा लगाऊं, के एफ ना लगाऊं, और यहां पे क्या लगाऊं, के आर। आर क्यों लगाऊं, रिवर्स के लिए लगाऊंगा। नहीं समझ में आ रही। अब ये जब दोनों चीजें कर ली, तो अब मैं क्या कह सकता हूं, अब मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हमेशा बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। भाई याद रखो, एक खासी वैल्यू फॉरवर्ड जाती है, खासी वैल्यू रिवर्स आती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर आता है हमेशा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो मैं ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, के एफ ए कंसंट्रेशन प्रोडक्ट विद द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज इक्वल टू के आर कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू द कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये लिख सकता हूं मैं, तो ये देखें मैंने लिख दिया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना आता होगा ना आपको, वो भी नहीं आता, आता है। इसको फिर ऐसा करते हैं, के को अलग कर लेते हैं, तो के एफ ओवर के आर, ठीक है, के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू, ये सी डी इधर ही रहेगा, इसको उठा के लेकर गया ना, इसलिए डिवाइड हुआ ना, तो ओवर ये आ जाएगा नीचे। एक सीन चेक करो, प्रोडक्ट अब नीचे आई है और रिएक्टेंट्स ऊपर आए हैं। अच्छा, इसको ये बात तो तय है कि हर किसी रिएक्शन का के एफ ओवर के आर हमेशा कांस्टेंट होगा। तो दोनों को मैं अरेज करके ऐसे करता हूं, के सी लिख देता हूं। जब बात ही तय हो गई है कि के एफ और के आर हमेशा एक ही वैल्यू रहेंगे किसी खास रिएक्शन के लिए, तो मैं इसको दोनों को, रेशो को, उस रेशो को मैं के सी कह लेता हूं, उस रेशो को मैं क्या कह लेता हूं, दैट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहेंगे इसको हम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मैजिक यहां से स्टार्ट हो रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहेंगे उसको, और इस तरीके सारा सीन होगा। और फिर के सी इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू डी, यानी प्रोडक्ट ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ये हमने इसका कंक्लूजन निकाल लिया है। तो ये आप सबने याद रखना है, थोड़ा सा लर्निंग बुक की तरह से कीजिएगा। मैं ज़रा समझाने के लिए थोड़ा सा अप एंड डाउन कर देता हूँ, तो आई होप कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने इसका एक पार्ट कर लिया, अब हम अगला पार्ट करते हैं, दैट इज द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जर्नल रिएक्शन। अब एक जर्नल रिएक्शन को लेते हैं और हम डेरिवेशन करते हैं फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन करने की कोशिश करते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, हम अब लेट्स रियली मूव टुवर्ड्स द डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो Kc है वो बेसिकली आप कह लें कि बराबर आएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या कह लें आपने लिखा होगा प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। यानी कि जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स हैं उनका जो एक रेशो होता है उस रेशो को आप Kc का नाम देते हैं। तो अब Kc की हम एक मरतबा फिर जो है वैल्यू ड्राइव करते हैं। जैसे लेट्स से दैट A और B ने आपस में रिएक्शन किया, C और D बना लिए। अब मैंने आपको याद है कि इसके साथ कुछ स्मॉल लेटर्स भी लिखे हुए हैं। ये स्मॉल लेटर्स बेसिकली इंडिकेट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को। किसको इंडिकेट करते हैं? मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट करते हैं। सो दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस। अब इस रिएक्शन में बेसिकली दो रिएक्शंस हो रहे हैं, एक हो रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन और एक हो रहा है रिवर्स रिएक्शन। तो अगर हम डेफिनेशन को अगर हम समझ लेते हैं तो फिर हम इसका भी एक्सप्रेशन बनाएंगे। इसका भी हम रेट ऑफ फॉरवर्ड लिखेंगे, रिवर्स लिखेंगे, और इसका भी एक हम प्रॉपरली Kc बनाएंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्रिएट करेंगे। जैसे द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पहले किसकी बात की जा रही है? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशंस। यानी आपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आपस में ये मोलर कंसंट्रेशंस को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई करना ऑफ इट्स रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर इक्वल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। तो स्टूडेंट्स ये जो अगली बात लिखी उन्होंने ये लिखी है कि इट्स रिएक्टेंट्स को लेकर हमने बात करनी है, रेज टू द पावर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स। और इनके जो ये नंबर ऑफ मोल्स हैं इनको आपने कोफिशिएंट्स बना देना, पावर्स बना देना। तो इसको भी हम करते हैं। ये डेफिनेशन को एक मरतबा फिर आखिर में लिखेंगे और समझेंगे। सो लेट्स ड्राइव द इक्वेशन फर्स्ट। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन में हमने ये समझा है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो बराबर आएगा प्रोडक्ट ऑफ दी, बल्कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा ना। पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी रिएक्टेंट्स और ये फॉरवर्ड रिएक्शन को जो है आपने प्रोडक्ट लेना है किसका? रिएक्टेंट्स का। ये रिएक्टेंट्स हैं और इनकी जो ये मोलर कंसंट्रेशन को क्या बना देना है? पावर या कोफिशिएंट बना देना है। तो आप इसको ड्राइव कर सकते हो, रेट इज इक्वल्स टू K, राइट। अब ये K की वैल्यू क्या इंडिकेट करती है? कि कांस्टेंट वैल्यू फॉरवर्ड जा रही है, जो मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज KF। तो यहां से आप कह सकते हो कि आपने जो हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो भी कंसंट्रेशंस हैं उनको क्या ले लिया? आपस में प्रोडक्ट ले लिया है। देखें प्लस नहीं कर रहा, प्लस नहीं कर रहा, बल्कि क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाई। हाँ, मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जैसे अगर A डॉट B भी लिखा हो तो दैट इज A प्रोडक्ट ऑफ B। तो अब ये हमने बना लिया। अब हम बनाते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। एग्री? प्रोडक्ट लेना है किसी कंसंट्रेशंस का? प्रोडक्ट की प्रोडक्ट्स लेना है, यानी ये प्रोडक्ट्स हैं और इनको मल्टीप्लाई करना है। आई समझ ये बात? और फिर यहां से हम इक्वलिटी का निशान लगाएंगे और यहां पे R लिख देंगे और ये वैल्यू ऐसे लिख देंगे। तो स्टूडेंट्स अगली बात मैं आपसे ये करूंगा कि हमें इस बात का पता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो अब ये जो हमने यहाँ पे एक वैल्यूज क्रिएट की हैं, स्पेसिफिकली रिवर्स की ये वैल्यू क्रिएट की है और फॉरवर्ड की ये वैल्यू क्रिएट की है, तो ये आमने सामने आ जाएंगी। फॉरवर्ड की आप वैल्यू क्या लेंगे? मैंने कहा जरा खूबसूरत करके लिख दूं, और इस तरह से हम यहां पर रिवर्स की वैल्यू भी लेंगे।
और फिर आपको पता है कि आपने नन्ही पुन्नी क्लासों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखी होगी। अगर आपने नहीं सीखी तो बेटा कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको नहीं करना आएगा, बड़ा इतना मुश्किल नहीं है वैसे। ये के एफ को आप यहीं पे रहने दें और के आर को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, और ये इधर ही रह जाएगा और ये नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट खूबसूरत करके डालें, खूबसूरत ब्रैकेट आपकी अच्छी राइटिंग की निशानी होते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पे बहुत गंद मारते हैं, वैसे मैं भी काफ़ी गंदा करके लिखता हूँ लेकिन मैंने काफ़ी अच्छा करके लिख दिया। सो अब ये हमारे पास हो गया। अब आप सब स्टूडेंट्स को ये भी पता है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये कांस्टेंट वैल्यू है, वो किसके बराबर आ जाएगी, Kc की। ये देखें ये वाली जो वैल्यू है ये हमें पता है, इसका मतलब है वी नो दैट। क्या मतलब है इसका, वी नो दैट Kc इज इक्वल्स टू के एफ ओवर दी के आर। तो इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, Kc। बस बात खत्म हो गई। अब आपने ये एक्सप्रेशन डिराइव कर ली। ये मसला था डेरिवेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर जनरल रिएक्शन। ये हमने एक्सप्रेशन डिराइव करनी थी और ये हमने अब एक्सप्रेशन डिराइव कर ली है। तो अब जब एक्सप्रेशन डिराइव हो गई है तो अब हम आपको डेफिनेशन लिख के जो है दोबारा बता देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको भी हल कर लें ज़रा। यहाँ पावर कोएफिशिएंट्स लाजमी लगाने हैं। चलें अब हम ज़रा डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन में कहा जा रहा है केमिकल रिएक्शन के बारे में और उसके रेट के बारे में कि रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये यानी जो रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट लेनी है इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर है। यानी अगर आपने लेट्स से दैट ए और बी इनका प्रोडक्ट ले लिया है, आगे करना रेज़ टू द पावर इक्वल टू ऑफ देयर नंबर ऑफ मोल्स। ये इस पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, ये वो बताना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बात आप याद रखें डेफिनेशन में फिलहाल अभी। और अगली बात वो ये बता रहे हैं कि आपने अगर रेट लेना है रिएक्टेंट्स का तो वो तो डेफिनेटली इनकी कंसंट्रेशन की प्रोडक्ट के बराबर होगा। अगर आपने ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होगा। अगर आप सिमिलरली लेना चाहते हैं किसका रेट, प्रोडक्ट का रेट लेना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट का रेट लेना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ले लेंगे आप। यानी ये देखें, यानी C की मोलर कंसंट्रेशन लेंगे और रेज़ टू द पावर ऑफ क्या कर देंगे, तो ये किस चीज का रेट होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ विच रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन। तो तीन चीजें हो गई ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी यही होगा ना आंसर, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का भी यही होगा और रेट रिवर्स का ये होगा। और जबकि अगर आप बात करते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की तो ये बात कर रहे हैं कि वो इस पे डिपेंड करेगा फॉरवर्ड रिएक्शन पे। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन पे। ये आपको बाय डेफिनेशन याद रखना है। तो इसमें बस आपने ये चीज़ें लिख के पूरा लॉ ऑफ मैथ सेक्शन कंप्लीट कर देना है। मतलब यहाँ तक आपने लिखना है जो लास्ट मैंने आपको Kc की वैल्यू निकाल दी थी, मोलर कंसंट्रेशन विद द रेज़ टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट तक, ठीक है, वो आपने वहां तक लिखना है। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। अब एग्जांपल से भी समझ लेते हैं इस बात को ताकि मसला ये हल हो जाए। सो लेट्स टॉक अबाउट एग्जांपल। जी तो स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अब इस एग्जांपल की। इस एग्जांपल में क्या बताया जा रहा है कि व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये देखें नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्या बना रही है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना रही है। तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये। तो रिवर्सिबल का आपको पता निशान ऐसे लगाना है आपने। सो दैट इज अ इक्वेशन। अब इसको बैलेंस करना है हमने, 2 नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर आप सिंपली 2 प्लेस कर लें और ये बैलेंस भी हो चुकी हुई है। अब इसमें हमने क्या करना है, चेक करना है इसको। हमने बेसिकली क्या करना है, इसको हमने Kc की फॉर्म में लिखना है। इस इक्वेशन को हमने किस में लिखना है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है। तो हम देखेंगे सबसे पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर हम देखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रिएक्टेंट्स के प्रोडक्ट्स के। तो रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, नाइट्रोजन
और ऑक्सीजन। और इसी तरह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट पे। रिवर्स में आपको पता है कि प्रोडक्ट रिएक्ट करती है और वापस रिएक्टिंग शक्ल में आती है, तो आपने इसको यहाँ पे NO लिख लेना है। और ये जो मोल्स होते हैं ये क्या बन जाते हैं, पावर्स बन जाते हैं, कोएफिशिएंट्स बन जाते हैं। इज इट फाइन? ये स्टेप आपने भूलना नहीं है। अगर ये स्टेप आप नहीं भूलेंगे तो फिर आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, RF इज इक्वल्स टू दिस थिंग, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिवर्स RR इज इक्वल्स टू दिस थिंग। और हमने ये भी सीखा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर होता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, ठीक है। और यहाँ पे हमने आपको पता है कि खास कांस्टेंट वैल्यू ही फॉरवर्ड जाती है, एग्री, और यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ही क्या आती है, रिवर्स आती है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर आएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, KF हाँ जी, समझ में आ रही है बात। रेट ऑफ फॉरवर्ड वाली बात लिख दी ना यहाँ पे मैंने। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिवर्स वाली इक्वेशन। तो यहाँ पर KR नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के साथ कोएफिशिएंट क्या लगेगा, 2। तब आपको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको हमने, ठीक है। तो KF ओवर KR किसके बराबर आ जाएगा, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। प्रोडक्ट ओवर ये रिएक्टेंट इधर आ जाएगा ना, रिएक्टेंट नीचे, बस ये आपने बात नहीं भूलनी कि रिएक्टेंट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे मैंने 2, 3, 1 क्यों नहीं लिखा, इस पे कोएफिशिएंट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे मोल्स की वैल्यू 1 है। यहाँ पे मोल्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है ना। और इस तरीके से अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, KF और KR को KC लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए ये मैंने आपको पहली एग्जांपल सॉल्व करके दे दी है, मैंने KC की वैल्यू ड्राइव कर दी है आपको, ठीक है। इनकी कंसंट्रेशन डालो और KC का आंसर निकल सकता है। तो लिहाजा चलें अभी हम करेंगे इसको भी। अब हम चलते हैं दूसरी एग्जांपल की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, सेकंड एग्जांपल है, फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन। फॉलो करें जरा मार्कर को, नाइट्रोजन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। और बनाया क्या जा रहा है, अमोनिया बनाया जा रहा है, विच इज NH3। और डेफिनेटली एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हमने अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ रिवर्स देखना है तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में देखा जा सकता है। तो अभी देखिए बैलेंस है इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे, तो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। ये 3 हाइड्रोजन है, ये 2 है, तो लिहाजा नाइट्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन को 2 से 3 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 लगा दें। सो ये बैलेंस होगी। सो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन अगर आपने बना ली है तो आपने वही लिखना है यहाँ पे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स को लिखा जाता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और फिर लिखेंगे आप रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KF, और रिएक्टेंट्स को देखा जाएगा उनकी प्रोडक्ट को, ना। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने मोल है, तो कोएफिशिएंट 3 लग जाएगा। ये मस्ट आपने याद रखनी है बात। और फिर इसमें देखा जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल्स टू KR, और यहाँ पर क्या देखा जाएगा, अमोनिया, और यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 लग जाएगा। तो अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है, तो क्या लिखूंगा, एज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है KF। डेट स्टेप कर दें, चले नहीं करते, होप आपको नजर आ रहा है। और ये बराबर आ जाएगा KR ठीक है जी। अब क्या करेंगे,
क्रॉस मल्टीप्लाई, अमोनिया ऊपर ही रहेगा, प्रोडक्ट ऊपर ही होती है ना, और ये इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्या नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है। ये ब्रैकेट इंडिकेट करते हैं कि कंसंट्रेशन आपने लेनी है और यहाँ 3 लगा देना है। ये लें जी, ये केसी की फॉर्म में लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे बेसिकली इसको हटा के क्या लिख देना है मैंने, केसी, क्योंकि ये रेशो जो है केसी के बराबर होता है। तो इस तरीके से केसी की वैल्यू मैंने इस इक्वेशन, इस एग्जाम्पल के लिए भी ड्राइव कर ली है। इनके अब कंसंट्रेशन डालेंगे, इनका केसी का आंसर निकाल सकेंगे। चलें, टेस्ट योर सेल्फ को जो है वो हल कर लेते हैं। टेस्ट योर सेल्फ के अंदर जो सवाल आते हैं उनके जवाब क्या होते हैं इसको मालूम करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, टेस्ट योर सेल्फ 9.2 जो है, अब हम इसको हल करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले हम करेंगे डेफिनेशन ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन। डेफिनेशन लिखते हैं, The rate at which a substance reacts is directly proportional. the rate at which Substance reacts is directly proportional to the rate at which substance reacts is directly proportional to the active mass and the proportional to active mass and the rate the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses. Is directly proportional to The product of the active masses the product of the active masses of the reacting substances. of the reacting substances। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डेफिनेशन है लॉ ऑफ मास एक्शन की, एंड आई होप कि आपको ये सारी नज़र आ रही होगी। और इसमें जो है यही बताया जा रहा है कि एक तो रेट ऑफ अ सब्सटेंस होता है, यू नो द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स, उसका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास के ऊपर। और फिर एक होता है रेट ऑफ रिएक्शन जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट लेना, मल्टीप्लाई करना है टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि रिएक्टेंट्स को भी ले लेना है, फिर प्रोडक्ट्स को भी ले लेना है। तो ये आपने डेफिनेशन याद करनी है लॉ ऑफ मास एक्शन की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाउ द एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड, एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, जैसे ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो सी और डी बना रहे हैं, तो इनके एक्टिव मास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दे आर राइटिंग कि एक्टिव मास को रिप्रेजेंट करने के लिए मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एक्टिव मासेस। जितने भी मोल्स हिस्सा ले रहे हैं उसको हम एक्टिव मास कहेंगे, जो यहाँ पे वैल्यूज लिखी होती हैं। सो इसका यूनिट जो है वो डीएम क्यूब होगा, याद रखिएगा। मोल पर डीएम क्यूब जो है वो कंसंट्रेशन का यूनिट है, ये आपने भूलना नहीं है, ये आगे हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये भी बताया जा रहा है कि जो एक्टिव मास है आर रिप्रेजेंटेड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, यानी फिर ए को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, बी को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें, क्योंकि इनका प्रोडक्ट लेना, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। और फिर आपको याद होगा कि हम प्रोडक्ट ऊपर लेते हैं, तो इस तरीके से आपने ब्रैकेट्स लगा देने हैं, दैट इज कॉल्ड द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। और किसके बराबर आएगा ये सब, तो दैट इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट ऑल द डाटा जो कि इक्वेशंस में दिया जाता है। तो चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इसमें स्टूडेंट्स ये जो डेफिनेशन है, मैं आपको आगे टॉपिक आ रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हालांकि टेस्ट रिजल्ट पहले आ रही है, तो मैं आपको वही डेफिनेशन लिखवाता हूँ जो आपने याद करनी है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखा हुआ है कि इट इज द रेशो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ concentration of products raised to the power of coefficient raised to the power of the coefficient
to the product of concentration of reactants raised to the power of coefficients as expressed in the balanced chemical equation. तो स्टूडेंट्स इसका हम फॉर्मूला भी बना लेते हैं. Kc is equals to product of concentration of products raised to the power of coefficient ठीक है जी, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट कर लें, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और इसके बाद आपने ये डिवाइड का निशान लगा देना है. प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स. ठीक है जी. तो स्टूडेंट्स इसको आप समझ लेते हैं. अब जैसे लेट्स से दैट ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और सी और डी बना रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि केसी क्या है. केसी बेसिकली इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. ये देखें, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ऐसा ही है, ऊपर वाली वैल्यूज प्रोडक्ट होती है ना, और हमने क्या लिया है कि केसी क्या है, रेशो है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. ये कंसंट्रेशन का मैंने क्या ले लिया, आपस में प्रोडक्ट ले लिया, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट, और जो भी इनके कोएफिशिएंट्स होंगे, मोल्स होंगे, वही इनकी पावर्स बन जाएंगी, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. और नीचे भी आपको पता है कि आपने रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट ले लेना है, यानी मल्टीप्लाई कर देना है. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई है ना. ठीक है, यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि ये प्रोडक्ट, एक इसको भी प्रोडक्ट कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट जब लफ्ज आते हैं ना बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. तो नीचे भी यही है कि जो प्रोडक्ट ले लिया आपने किसका, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यहाँ पर आपने रिएक्टेंट्स का कंसंट्रेशन ले लिया है, इनका प्रोडक्ट यानी इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स, इनकी भी आपने पावर्स को क्या कर देना है, रेज कर देना कोएफिशिएंट्स के तौर पे. ठीक है, और ये आपको एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ही बताना पड़ता है. इसी का केसी को क्या लिख सकते हो आप. अब यही बात मैं अगर बाय वर्ड्स लिखूं, यही बात मैं बाय वर्ड्स लिखूं, तो प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट. और नीचे देखें आप, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर ऑफ कोएफिशिएंट्स. तो बस यही बात समझने की जरूरत थी, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि इसमें पॉइंट आउट करना है कोएफिशिएंट्स को ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन के अंदर. हमारे पास ये पहला रिएक्शन है, इसमें देख लेते हैं. ये फिर हमारे पास दूसरा रिएक्शन है, इसमें देख लेते हैं. ये हमारे पास तीसरा रिएक्शन है, इसमें भी देख लेते हैं. तो ए बी सी हमारे पास 3 रिएक्शंस हैं. अब इसमें सबसे पहले हमारे पास स्पीशी लिख लेंगे और फिर इसका कोएफिशिएंट भी लिख लेंगे. ठीक है, आई होप आपको नजर आ रहा है. तो स्पीशी हमारे पास क्या है, ए, फिर स्पीशी हमारे पास क्या है, बी, और फिर स्पीशी क्या है हमारे पास, सी, और फिर स्पीशी क्या है, डी. ध्यान करें, ए का कोएफिशिएंट क्या है, दैट इज 2, और बी का क्या है 3, और फिर 4 का क्या है, सॉरी सी का क्या है 4, और भी गड़बड़ हो रही है यहाँ पे और डी का 2 है. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जनाब, अब डेफिनेटली स्पीशी भी चेंज हो जाएगी और कोएफिशिएंट भी क्या हो जाएगा, चेंज. सो ए के लिए मैंने कर दिया. अब लेट्स टॉक अबाउट बी. बी के लिए स्पीशी क्या है, एक्स, वाई और जेड. तो कोएफिशिएंट क्या है इसका 4, एक्स का और वाई का 2 है, और जी का फिर 3 है. सो वी हैव डन द बी पार्ट. अब चलते हैं थर्ड पार्ट सी की तरफ. सो हमारे पास यहाँ पे स्पीशियाँ क्या है, एम, एन और ओ. एम, एन और ओ. तो लिहाजा एम की क्या कोएफिशिएंट है
2 और n का 4 और फिर O का 5। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आखिरी पार्ट की तरफ। विच राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ये 3 रिएक्शंस हैं, हमने इनका जो है लिखना है Kc, राइट। तो चलते हैं इसका सबसे पहले का लिख लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ए का Kc लिखना है। अब आप सबको पता है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, N2O4, ब्रैकेट लगा देने, कंसंट्रेशन लगा देनी है, यू नो, ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट्स, और फिर आपने रिएक्टेंट्स को नीचे लिख देना है। रिएक्टेंट्स क्या है हमारे पास, NO2, और फिर आपको पता है कि जो पीछे मोलर वैल्यू है उसको हमने क्या बना देना है, कोएफिशिएंट बना देना है। इस तरह ही हम बी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो लिहाजा Kc को आपने लिखना है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, PCl5 कंसंट्रेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाने हैं, और फिर हमने यहाँ पे PCl3 और इस तरह से Cl2। तो यहाँ कोएफिशिएंट सारों का 1 1 होगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं सी की तरफ जाएं तो यहाँ पर भी वही सीन करने वाले हैं, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स। तो अब आप समझ गए होंगे। सो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, यहाँ पे हमने इसका कोएफिशिएंट 2 ले लेना है, और यहाँ पे हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज समथिंग लाइक S2, और साथ इसके क्या है O2। तो यहाँ पे हमारे पास इसका हमने पावर 2 ले लेनी है, ठीक है। सो S2 की पावर 2 है और O की पावर 1 है, तो हमने इसका कोएफिशिएंट 1 ही लिया हुआ है। सो दैट इज हाउ टू सॉर्ट इट आउट दीज 3 इक्वेशंस एंड आई होप कि आपको सारे आंसर्स मिल गए होंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, पूरी बुक की वीडियो उस एक लिंक पे क्लिक करने का आप देख सकते हैं। इसके अलावा आखिर में आपको थंबनेल नज़र आ रहा होगा, इस थंबनेल को फॉलो करके भी आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं पूरी बुक की। और इसके अलावा मज़ीद वीडियोस के लिए इस चैनल के साथ रहें, अभी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और एक बात, अपना ख्याल रखिएगा।